हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप एकदम मस्त फर्स्ट क्लास एकदम चकाचक होंगे, राइट? ओके। सो दोस्तों, हम लोग आज मिले हैं कुछ खास मकसद से, और वो मकसद क्या है कि भाई हम लोग को चैप्टर नंबर 4 बिजनेस इकोनॉमिक्स मार्केट वाला जो टॉपिक है उसके आईसीआई मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है सर, सिर्फ 90 क्वेश्चंस है। तो उन सारे 90 क्वेश्चंस को मेरे बच्चों अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, सो फटाफट हम लोग क्या करते हैं, मस्त 90 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, एकदम स्माइल करते करते कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देते जाना। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इन द टेबल बिलो व्हाट इज द इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस? अब आपको समझ में आ जाना चाहिए व्हाट इज इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस। तो बच्चा कब कहेंगे इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस? इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस कब कहेंगे अपन? वेयर द डिमांड इज इक्वल टू प्राइस। तो उस डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, उस प्राइस पे हम लोग क्या कहते हैं? दैट प्राइस इज नथिंग बट व्हाट इज द इक्विलिब्रियम प्राइस। जहां डिमांड और सप्लाई मेरा एक हो जाता है, उस प्राइस को हम लोग क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम प्राइस। ये अपना जो है डिमांड कर्व, ये जो है अपना सप्लाई कर्व। तो यहां पे ये जो मेरा बच्चा जो प्राइस आती है ना अपने को, इसको अपन क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम प्राइस। तो यहां पे आप देखोगे कि 700 डिमांड यहां पे है, 700 सप्लाई यहां पे है। तो यहां पे जो प्राइस है वो है 4, ऑप्शन है सी, और मेरा फर्स्ट का आंसर है सी। डन, खत्म सर। इतना इतना आसान सर। यस, इट्स सो सिंपल, एकदम सही है ना। चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन डन। सेकंड क्वेश्चन, assume when the price is 20 the quantity demanded is 9 units। अच्छा, सो यहां पे लिखते हैं प्राइस इज इक्वल टू 20, क्वांटिटी इज इक्वल टू 9, and when the price is 19 the quantity demanded is 10। अच्छा, when the price is how much? When the price is 19, when the price is 19, okay, when the price is 19 quantity demanded is 10। Based on the information, we need to find what is marginal revenue resulting from increase in the output from 9 to 10 units। अब marginal revenue ढूंढना है। तो marginal revenue क्या होता है बच्चों? Basically, it is a change in total revenue due to increase in one quantity। सो इसके बेसिस पे मुझे मेरे को टोटल रेवेन्यू फाइंड आउट करना है। टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। सो 20 इंटू 9 इज इक्वल टू हाउ मच? 180, एंड 19 इंटू 10 इज इक्वल टू 190। सो एक एक्स्ट्रा यूनिट को 9 से 10 होने की वजह से एक एक्स्ट्रा यूनिट को बेच के मुझे कितना एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिला? सो दैट इज ₹10। 10 है क्या कहीं आंसर? यस, तो आंसर इज व्हाट? सी। 2 का आंसर क्या हो गया? सी। एकदम ही आसान है, परफेक्ट है। इसी के बेसिस पे हम लोग थर्ड वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। बताइए, when the price is 20 quantity demanded is 15, and when the price is 18 the quantity demanded is 16। based on this information we have to find the marginal revenue resulting from the increase in output from 15 to 16 units। एकदम ही आसान है। सो इसका भी आंसर क्या आ जाता है बच्चों? क्या करेंगे इसको? 20 इंटू 15, क्या करना है मुझे? 20 इंटू 15 एंड 18 इंटू 16। So what is the difference? The resulting answer is what? C। Answer is what? 12। तो थर्ड का भी आंसर क्या है मेरा बच्चा? थर्ड का भी आंसर इज what? C। एकदम ही आसान है बॉस, एकदम ही आसान है। थर्ड का भी एकदम सही हो गया, परफेक्ट है एकदम। यस, अब फोर्थ की बात करते हैं। चलिए फोर्थ क्वेश्चन। चलिए, फर्स्ट थ्री तो एकदम ही आसान थे, एकदम ही चिल्लर क्वेश्चंस थे। अब यहां से आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। सपोज अ फर्म इज प्रोड्यूसिंग अ लेवल ऑफ आउटपुट। Suppose a firm is producing a level of output such that MR is greater than MC. What should firm do to maximize its profits? अच्छा, so let us take for example, अभी हम लोग कहां पे है? हम लोग कहां पे है? Let us say perfect competition में है हम लोग। So यहां पे ये अपना डिमांड कर्व है, AR कर्व है और MR कर्व है, करेक्ट है? यस सर। ये जो है ये अपना है MC कर्व, करेक्ट है? एकदम सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अब यहां से हम लोग क्या देख रहे हैं बॉस? यहां पे लिखा हुआ है एमआर इज ग्रेटर देन एमसी। अच्छा, यहां पे क्या बोला है? एमआर इज ग्रेटर देन एमसी। सो मार्जिनल रेवेन्यू इज व्हाट? ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट। बराबर, इसका मतलब क्या हुआ? एमसी इज लेस देन मार्जिनल रेवेन्यू। तो यहां पे कहीं ना कहीं हम लोग जो ग्रीन पॉइंट्स में कर रहा हूं,
वहां पे है ना हम लोग, ये जो ग्रीन पॉइंट्स मैंने दिखाया आपको स्क्रीन पे, वहां हूं ना मैं यहां पे। सो अगर ऐसी बात है, इन ऑर्डर टू इन मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज कब होता है दोस्तों? मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज कब होता है? जब मैं इस पॉइंट पे आता हूं, व्हेन एमआर इज इक्वल टू एमसी, उस पॉइंट पे आता हूं, तब मेरा प्रॉफिट क्या हो जाता है? मैक्सिमम हो जाता है। करेक्ट है, एकदम सही बात है। सो फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, अगर मैं यहां पे इस पॉइंट पे हूं, बराबर, जो मैं यहां पे हाईलाइट करा हूं मैंने, बराबर, यहां पे फॉर इंस्टेंस मैं यहां पे हूं, तो मुझे अगर एम आर इज इक्वल टू एमसी करना है, तो मैंने क्या करना चाहिए? आई शुड कीप ऑन व्हाट? इंक्रीजिंग द आउटपुट टिल द टाइम एम आर इज इक्वल टू व्हाट? एमसी। परफेक्ट है एकदम। सो इसीलिए यहां पे मेरा आंसर क्या आता है? डी, द फर्म शुड इंक्रीज द आउटपुट। सही बात है, एकदम सिंपल है। ऑप्शंस नहीं भी देखे तो भी अपना लॉजिक क्या बोलता है वो आपको समझ में आना चाहिए। फर्म्स मैक्सिमम प्रॉफिट इज वेयर एमआर इज इक्वल टू एमसी एंड एमसी कर्व कट्स एमआर फ्रॉम बिलो, एंड एमसी कर्व कट्स एमआर कर्व फ्रॉम वेयर? बिलो। तो इसी को तो अपन क्या कहते हैं बॉस? इक्विलिब्रियम पॉइंट, वहां पे मैक्सिमम प्रॉफिट्स अपने को मिलता है। खत्म हो गई बात। सो दैट इज द आंसर फॉर डी। खलास। आगे फिफ्थ क्वेश्चन। मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू, बॉस, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू, ऑप्शंस पढ़ने पड़ेंगे अभी, उन्होंने क्या फॉर्मूला दिया है? द चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट। चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट? नहीं 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 नहीं, कैसा ना चेंज इन प्राइस डिवाइड, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि चेंज इन टोटल रेवेन्यू है ना वो तो। द चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज, नो नो, उल्टा करके बोलेंगे तो ऐसे कैसे? हम लोग के एड़े है क्या? हाँ, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कैसे चलेगा साहब ना। द चेंज इन प्राइस इनटू क्वांटिटी, देखा कितने स्मार्ट है। प्राइस इनटू क्वांटिटी आपको पता होना चाहिए, प्राइस इनटू क्वांटिटी इज नथिंग बट टोटल रेवेन्यू। हाँ, हमको पता है सर। ड्यू टू 1 यूनिट चेंज इन द आउटपुट, आंखें बंद करके जो एक ऑप्शन नजर आया वो सी है। एकदम ही सिंपल है, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सो प्राइस बट ओनली इफ द फर्म इज पर प्राइस सच। कुछ भी बोल रहा है रे, येड़ा बना रहा है अपने को। खत्म, 5C। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज सिक्स्थ क्वेश्चन। जरा बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है बॉस, एकदम आराम से, ध्यान से, मन लगा के। सपोज दैट अ सोल प्रोप्राइटरशिप इज अर्निंग टोटल रेवेन्यूज ऑफ 1 लाख, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू ऑफ 1 लाख, एंड इज इनकरिंग द एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अब क्या बोला है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट of rupees 75,000 if the owner could work for another company for 30,000 a year, we conclude that, okay। अब मुझे एक बात बताइए, एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट पहले आपको याद है क्या? पहले वो डिस्कस कर लेते, क्योंकि एमसीक्यू सॉल्व कर रहे तो एक तरीके से रिवीजन भी हो जाना चाहिए अपना। एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट कौन से कॉस्ट होते हैं बच्चों? एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो होते हैं जहां पे अपन क्या करते हैं? एक्चुअल पेमेंट करते हैं। सही बोल रहा हूं ना मैं? सर आप हमेशा ही सही बोलते हो सर, आप कभी गलत बोलते हो क्या? चल रहे ओवर एक्टिंग मत कर। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है? जहां पे हम लोग क्या करते हैं? एक्चुअल पेमेंट करते हैं। जहां पे हम लोग एक्चुअल पेमेंट करते हैं, एक्चुअल पेमेंट करते हैं, एक्चुअल पेमेंट करते हैं। एंड उसके बाद हम लोग जब इम्प्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं, जब हम लोग इम्प्लिसिट कॉस्ट की बात करते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट इज इक्वल टू, इम्प्लिसिट कॉस्ट इज इक्वल टू accounting cost, accounting cost, that is what is explicit cost, yes you are correct। प्लस हम लोग क्या करते हैं? प्लस हम लोग क्या ऐड करते हैं? सिंपल भाषा में हम लोग क्या कहेंगे यहां पे? कॉस्ट ऑफ ओन्ड फैक्टर्स, बराबर, कॉस्ट ऑफ ओन्ड फैक्टर्स, बराबर, एकदम सही बात है, यस। सो यहां पे अगर मैं क्वेश्चन 6 की बात करूं, तो मेरा टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू 1 लाख। ध्यान दीजिएगा, मेरा अकाउंटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू 75,000। सो यहां पे जैसे कॉन्सेप्ट अपन ने देखा था, मेरा अकाउंटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू 25,000। इसमें से लेस करता हूं मेरा कौन सा? कॉस्ट ऑफ ओन फैक्टर्स, कॉस्ट ऑफ ओन फैक्टर्स। सो वो कितना है? 30,000 रुपीज।
तो यहां पे नेगेटिव में 5000, ये क्या हो गया, मेरा इकोनॉमिक लॉस हो गया। ये यहां तक आपको समझ में आ गया क्या? 5000 कैसा आया मेरा इकोनॉमिक लॉस, समझ में आ गया क्या आपको? एकदम ही सिंपल सी बात है। यस, सो नाउ गोइंग बाय दिस द फर्म इज इनकरिंग इकोनॉमिक लॉस, ये तो सही बात है, ये तो एकदम ही करेक्ट बोल रहे थे, फर्म इज इनकरिंग इकोनॉमिक लॉस। सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए फर्स्ट पॉइंट तो समझ में आ रहा है ना, फर्म इज इनकरिंग व्हाट, इकोनॉमिक लॉस। इकोनॉमिक लॉस तो है ना, क्या नहीं है? द फर्म इज इनकरिंग इकोनॉमिक लॉस, बताइए। द फर्म इज इनकरिंग इकोनॉमिक लॉस, सिक्स्थ वाला क्वेश्चन पे हूं मैं। द फर्म इज इनकरिंग इकोनॉमिक लॉस, ये तो सही है एकदम। यस, इम्प्लिसिट कॉस्ट आर 25,000, बे पागल हो गया है क्या? इम्प्लिसिट कॉस्ट नहीं है 25,000, अकाउंटिंग प्रॉफिट है 25,000। द टोटल इकोनॉमिक कॉस्ट आर 1 लाख, पागल हो गया है क्या? टोटल इकोनॉमिक कॉस्ट कितना है? 1 लाख। टोटल इकोनॉमिक कॉस्ट कितना है? टोटल इकोनॉमिक कॉस्ट इज 1,05,000। द इंडिविजुअल इज अर्निंग एन इकोनॉमिक प्रॉफिट ऑफ 25,000, पागल है क्या? इकोनॉमिक लॉस है 5,000 रुपए का। आई बात समझ में आपको? बोलिए ना बच्चों, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। यस, एकदम सही है। सो मेरा करेक्ट आंसर क्या है माय डियर फ्रेंड्स? माय करेक्ट आंसर इज व्हाट? ए, खलास। चलिए कुछ क्वेरी है आपको, बताइए। बिल्कुल भी नहीं सर, एकदम ही आसान है। फर्स्ट 6 क्वेश्चंस डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7th क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7th क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ पे? विच, ओके, हाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग, एकदम आराम से ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल कंडीशन ऑफ प्योर कॉम्पिटिशन? नॉट एन एसेंशियल कंडीशन, विच इज नॉट द एसेंशियल कंडीशन ऑफ प्योर कॉम्पिटिशन। भाई लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर, ये तो जरूरी है। होमोजीनियस प्रोडक्ट भी जरूरी है, फ्रीडम ऑफ एंट्री भी जरूरी है। तो भैया एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं भाई, ये कंडीशन एसेंशियल नहीं है, मतलब कोई कोई टेंशन नहीं है, सब पढ़ा है, डिस्कस करा हुआ है। विच व्हाट इज द शेप, चलो क्वेश्चन नंबर 7 खलास, आगे बढ़ते हैं। 8, व्हाट इज द शेप ऑफ डिमांड कर्व फेस्ड अंडर परफेक्ट कंपटीशन? बॉस, परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड कर्व कैसा है आपको तो पता ही है। डिमांड कर्व कैसा है? ये यहां पे इंडस्ट्री है, ये यहां पे इंडस्ट्री है, और ये यहां पे फर्म है। पुरानी बातें याद कर लो। सो ये जो प्राइस है, ये प्राइस ले लिया, इसको अडॉप्ट कर लिया, यही डी, यही ए आर, यही अपना एम आर। बोलो यस और नो। तो इसको कौन सा बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल? बोलो ना। तो इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल सर, खलास। 8A। आगे बढ़ता हूं, एकदम सिंपल सी बात है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसके ऊपर। विच इज द फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन फॉर द प्रॉफिट ऑफ द फर्म टू बी मैक्सिमम? फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, MR is equal to MC और MC should be equal to MR, that is the first order condition ना। तो यहाँ पे ये अगर अगर कुछ ज्यादा विचार करने की जरूरत ही नहीं, MR is equal to MC, ये फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन है। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन ना, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है? MC कर्व शुड कट MR कर्व फ्रॉम बिलो, बट द फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या है मेरा बच्चा? MR शुड बी इक्वल टू MC, खत्म। 9B। चलिए 9 क्वेश्चन हो गए, 81 टू गो, बस ज्यादा समय नहीं, ज्यादा टाइम नहीं है, 81 ही और क्वेश्चन, कोई टेंशन नहीं। ऐसा फटाफट आपका एग्जाम में भी सॉल्व होना चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है ना, बस खलास, एकदम मजा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक, नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्राइस टेकर? प्राइस टेकर आपको मालूम है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्राइस टेकर? और प्राइस टेकर ये मेरे हिसाब से आपको पता है कहां पे होता है। टोटल रेवेन्यू P इंटू क्यू, AR इज इक्वल टू प्राइस, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस, नेगेटिवली स्लोप डिमांड कर्व। अब बताइए, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्राइस टेकर? क्वेश्चन नंबर 10 की बात हो रही है। अब आप देखिएगा, प्राइस टेकर, प्राइस टेकर कौन है? ओनली अंडर परफेक्ट कंपटीशन, ओनली अंडर परफेक्ट कंपटीशन, आप फोकस करिएगा। ओनली अंडर परफेक्ट कंपटीशन वी सी, वी हैव स्टडीड द फीचर कि प्राइस टेकर इज ओनली व्हाट? अ परफेक्ट कॉम्पिटिटर हु इज अ प्राइस टेकर। बाकी आप मोनोपोली बोलो, मोनोपोलिस्टिक बोलो या ओलिगोपोली बोलो, हर एक जन अपना अपना प्राइस डिसाइड करता है। सही बात है ना? तो अब यहां पे नेगेटिवली स्लोप डिमांड कर्व, ये इट इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक, इट इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हाट? द प्राइस टेकर। तो यहां पे अपना आंसर क्या है? 10C। देखिए मैं आपको सिर्फ यहां पे जो डिस्कशन, अपना जो हेडिंग क्या है? डिस्कशन।
मैं सिर्फ आपको डायरेक्टली ये आंसर है वो आंसर ये बताने नहीं आया हूं, मैं आपको डिस्कस करने के लिए आया हूं कि क्वेश्चन उसका मतलब क्या होता है। नहीं तो इसका आंसर की तो आईसीआई ने भी दे रखा है, तो अपने को उसका डिस्कशन करना है, मतलब वो क्वेश्चन को अपने को समझना है, उसका लॉजिक समझना है कि वो पर्टिकुलर आंसर क्यों है करके। आई बात समझ में? अगर मार्केट के 90 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो भाई नथिंग लाइक इट, आप और कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा ना। और समझ रहे? तो ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा क्वेश्चन आराम से। 10th वाले में कोई डिफिकल्टी नहीं है, नेगेटिवली स्लोप, क्योंकि भाई बाकी सबका जो है आप अगर देखोगे मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, बराबर, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली सबके डिमांड का वैसे होता है, बट सिर्फ और सिर्फ ये जो प्राइस टेकर है उसका ऐसा डिमांड कब होता है, तो भाई ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है उसका। डन? यस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज व्हाट फॉल्स? कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? क्वेश्चन नंबर 11 की बात हो रही है। Economic cost include opportunity cost of resources owned by the firm. Yes, it is true. Economic cost की बात हुई है, आता ही है ना। इकोनॉमिक कॉस्ट मतलब क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यही तो बोले ना अपन, बराबर। यहां पे आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग कॉस्ट इंक्लूड ओनली एक्सप्लिसिट कॉस्ट, अकाउंटिंग कॉस्ट इंक्लूड ओनली एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ये भी तो सही बात है, एकदम सही है। इकोनॉमिक प्रॉफिट विल ऑलवेज बी लेस देन अकाउंटिंग प्रॉफिट इफ रिसोर्सेज ओन्ड एंड यूज्ड बाय द फर्म हैव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आप कॉस्ट और ऐड करोगे तो आपका इकोनॉमिक प्रॉफिट और कम हो जाएगा ना। तो अकाउंटिंग प्रॉफिट हमेशा ज्यादा होगा, योर अकाउंटिंग प्रॉफिट विल ऑलवेज बी मोर एज कंपेयर टू व्हाट योर इकोनॉमिक प्रॉफिट, कोई इसमें डाउट नहीं है। अकाउंटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू लेस इंप्लिसिट कॉस्ट ना, दिस इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर इज व्हाट? डी। कोई क्वेरी? 11C कौन बोल रहा है भाई? 11C कैसे बोल रहे हो आप? 11 का डी आएगा ना आंसर। अरे भाई इकोनॉमिक प्रॉफिट विल ऑलवेज बी लेस देन अकाउंटिंग प्रॉफिट, सही बोल रहा है ना। अरे तुम समझो मेरा टोटल रेवेन्यू, अब जो सी बोल रहे हैं भाई पागल हो गए हो। अब आप देखो, अगर यहां पे टोटल रेवेन्यू जो है मेरा बच्चा, टोटल रेवेन्यू अगर मेरा 1000 रुपीज है, अकाउंटिंग कॉस्ट मेरा 300 रुपीज है, तो ये जो हो गया 700 रुपए, ये मेरा क्या हो गया? अकाउंटिंग प्रॉफिट हो गया ना। ये मेरा अकाउंटिंग प्रॉफिट हो गया ना। फिर इसमें से मैं अगर मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट माइनस करता हूं, लेट अस से विच इज अनदर 200, सो माय इकोनॉमिक प्रॉफिट इज हाउ मच? 500 रुपीज ना। सो ऑलवेज व्हेन देयर इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, व्हेन देयर इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आप फोकस कीजिएगा, फिर आप जवाब दीजिएगा भाई अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड इकोनॉमिक प्रॉफिट, तो भाई इकोनॉमिक प्रॉफिट विल ऑलवेज बी लेस। अभी भी सी कैसे बोल रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? तो सी नहीं है आंसर, आंसर इज व्हाट? डी। आई बात समझ में? एंड अकाउंटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू लेस इंप्लिसिट कॉस्ट। नो, यहां पे क्या बोलते हैं उसको? एक्सप्लिसिट कॉस्ट आना चाहिए। आई बात समझ में आपको? बोलो यस और नो। यस, ओके। यहां से आगे बढ़ सकते हैं अपन। बोलो बच्चों यस, परफेक्ट है। विद गिवन सप्लाई कव, तो 11 का डी कैसे आया? आंसर आपको समझ में आ गया ना? 11 डी कैसे आया आपको? परफेक्ट है एकदम, यस। तो जो बच्चे सी बोल रहे हैं बॉस मत करो ऐसा, अब बहुत आगे आ चुके हैं अपन, तो ऐसा आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है कि आप सिली मिस्टेक्स करो करके, ठीक है ना। अरे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा होगा तो रुचि का, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर ज्यादा होगा तो होने दो ना। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर ज्यादा होगा तो भी अपना इकोनॉमिक प्रॉफिट कम ही रहेगा ना। अरे पागल है क्या? कुछ भी बोल रहे हैं यार, चल रहे टाइम पास। हाँ जी। विद अ गिवन सप्लाई कर्व अ डिक्रीज इन डिमांड कॉजेस। अब विद अ गिवन सप्लाई कर्व, अब ध्यान से सुनना, अब इक्विलिब्रियम 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 क्वांटिटी की बात हो रही है यहां पे। सो आपने एकदम आराम से फोकस करना है, यहां पे इक्विलिब्रियम की बात हुई है, तो ये तो एकदम ही आसान सा सवाल है। सो ये जो अपना है, ये जो है डिमांड कर्व है, और ये जो अपना है ये सप्लाई कर्व है। तो सब विद द गिवन सप्लाई कर्व, मतलब यहां पे क्या कह रहे हैं? सप्लाई यहां पे अपना क्या होगा? सप्लाई विल बी व्हाट? कांस्टेंट। सप्लाई विल बी व्हाट? कांस्टेंट, बराबर है। सो डिक्रीज इन डिमांड, अब डिक्रीज इन डिमांड, अब डिक्रीज इन डिमांड मतलब आपको अब ये कॉन्सेप्ट कहां आना चाहिए आपको? डिक्रीज इन डिमांड मतलब
आपको याद है ना, एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज, डिक्रीज अपन ने पढ़ा था. सो डिक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन डिमांड विल रिजल्ट इनटू व्हाट, द लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व. डिमांड डिक्रीज हो रहा है. सो दिस इज द न्यू डिमांड कर्व D1, दिस इज द न्यू डिमांड कर्व D1. सो इससे क्या हो रहा है, अपना इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे क्या इंपैक्ट आ रहा है. सो अर्लियर दिस वाज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड नाउ दिस इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. सो प्राइस भी कम हो रहा है और डिमांड भी कम हो रहा है. बराबर. तो क्या कहते हैं, ओवरऑल डिक्रीज इन प्राइस बट एन इंक्रीज इन द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. नो. ओवरऑल इंक्रीज इन, नो, मतलब समझ में आता है, ओवरऑल डिक्रीज इन प्राइस एंड डिक्रीज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. यस, यहां पे आंसर अपना क्या आएगा, सी. आई बात समझ में आपको. सो यहां पे अपना आंसर क्या हो जाएगा, यहां पे अपना आंसर क्या हो जाएगा, 12 का आंसर क्या हो जाएगा मेरे बच्चा, 12C. अब ये डी कौन बोल रहा है बॉस, वेदांत. पागल हो गया होगा, इतना समझा रहा हूं. यहाँ पे प्राइस कम होगा, क्वांटिटी भी कम होगा. ऑप्शन में दिख रहा है कि डिक्रीज इन प्राइस भी हो रहा है एंड डिक्रीज इन क्वांटिटी भी हो रहा है. और क्या चाहिए रे मेरा बच्चा बाबू. आंसर डी नहीं है, आंसर इज व्हाट, सी. ओके, लेट्स गो अहेड. 13. सॉल्व कैसे करना है, कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करना है वो भी सीखिए मेरे से. सिर्फ और सिर्फ आंसर और ऑप्शन अपना क्या है वो देखने के लिए नहीं देखना ये लेक्चर आपको. अपना करेक्ट आंसर क्या है वो तो बहुत इजी है, बट उसको कैसे सर ने डिराइव किया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है ना. हाँ जी. इट इज अज्यूम्ड इन इकोनॉमिक थ्योरी दैट, क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहा हूं मैं अभी. It is assumed in economic theory that decision making within the firm is usually undertaken by managers but never by the owners. पागल हो गए हो क्या. 13 में वो बोलता है ओनर्स कभी डिसीजन नहीं लेते. अब आप बताइए क्या ये सही बात है क्या, आपका धंधा है भाई, आप कभी डिसीजन नहीं लोगे, पागल हो गया है. सिर्फ मैनेजर थोड़ी लेगा, ओनर भी लेगा. The ultimate goal of the firm is to maximize profits regardless of the firm's size or type of the business organization. ये बात तो सही लग रही है थोड़ी बहुत कि भाई अल्टीमेट गोल ऑफ द फर्म इज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट. फर्म को हमेशा अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है. बट अपन यहां पे डायरेक्टली करेक्ट आंसर बी नहीं बोलेंगे और सी और डी वाला ऑप्शन भी क्या है उसको थोड़ा रीड कर लेते हैं. एज द फर्म साइज इंक्रीजेस सो डज इट गोल्स. ये भी तो सही है. बट अब यहां पे अल्टीमेट गोल की बात करिए. यहां पे वर्ड, यहां पे जो है ना, एक वर्ड यहां पे आता है अल्टीमेट गोल. मतलब एज द फर्म साइज इंक्रीजेस इट्स गोल ऑल्सो इंक्रीजेस. बट गोल जो भी बढ़ता है उसमें अपना अल्टीमेट गोल क्या रहेगा. अब आप फोकस कीजिए, अल्टीमेट गोल अपना क्या रहेगा कि भाई मैक्सिमाइज द प्रॉफिट्स. आई बात समझ में. यस. सो अभी भी बी ही ऑप लग रहा है, मतलब ये करेक्ट है. बट अगेन अल्टीमेट गोल बट अल्टीमेट गोल, व्हाट इज द अल्टीमेट गोल. अल्टीमेट गोल यही है ना फिर अपना. अल्टीमेट देखो, ऐसा आपको कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, इसीलिए मेरे साथ एकदम ध्यान से पढ़िए. बट अल्टीमेट गोल तो बी रहेगा ना, तो वर्ड अल्टीमेट गोल ध्यान में रखिएगा. द बेसिक डिसीजन मेकिंग यूनिट ऑफ एनी फर्म इज इट्स ओनर्स. नहीं, जरूरी नहीं है. सो बॉस यहां पे बी और सी वाला ऑप्शन तो है नहीं कहीं, बोथ बी एंड सी. बी भी सही है और सी भी सही है. बी वाला ऑप्शन भी सही है और सी वाला ऑप्शन भी सही है. सो इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए अब हम लोग क्या नतीजे पे पहुंचेंगे बॉस, तो हम लोग ये कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि अपना जो करेक्ट आंसर है वो आंसर क्या है, बी. क्योंकि अल्टीमेट देखो, फर्म की साइज बढ़ेगी तो गोल भी बढ़ेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है. बट भाई जिंदगी में कोई भी बिजनेस करने वाले का अल्टीमेट गोल क्या रहेगा, मैक्सिमाइज द प्रॉफिट्स ना बॉस. सिंपल सी बात है, खलास. एकदम ही आसान है, एकदम ही आसान है. राइट, डन. सो क्वेश्चन नंबर 13 की जो बात हो गई वो क्वेश्चन नंबर 13 इज व्हाट, बी. चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं. assume that the consumer's income and the number of sellers in the market for a good A, प्रोडक्ट ए की बात हो रही है यहां पे, गुड ए. ठीक है. बोथ डिक्रीजेस. बेस्ड अपॉन दिस इंफॉर्मेशन वी कैन कंक्लूड विथ सर्टेनिटी दैट इक्विलिब्रियम. आहा, कुछ तो भयंकर क्वेश्चन है, एकदम भारी क्वेश्चन है. assume that consumers income and the number of sellers in the market for good both decreases. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. अब आप समझने की कोशिश कीजिए इसको किस तरीके से सॉल्व करें. अब बच्चा हैंग हो जाता है, सर ये क्या बोल दिया इन्होंने. सो अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो आप समझो डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. यही तो भाई एकदम क्लास में डिस्कशन करे हुए थे ना, ये बहुत जरूरी है. तो अब आप समझो, दिस इज व्हाट इज द डिमांड एंड दिस इज व्हाट इज द सप्लाई.
अब क्या होता है आप समझिएगा, कंज्यूमर का इनकम अगर कम हो जाता है, आप समझिएगा कंज्यूमर का इनकम अगर कम हो जाता है तो क्या हो जाता है बॉस, कंज्यूमर का इनकम कम होने के वजह से उसकी डिमांड भी कम होगी। सो इसके लिए डिमांड कम होगी तो हम लोग को ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट मिलेगा एंड दिस इज व्हाट वी गेट द न्यू डिमांड कर्व D1। एकदम सही बात है, सही है एकदम। उसके बाद नंबर ऑफ सेलर्स भी मार्केट में क्या हो जाते हैं, नंबर ऑफ सेलर्स भी मार्केट में क्या हो जाते हैं बच्चों, कम हो जाते हैं। सो सप्लाई भी क्या हो जाएगा, सप्लाई भी कम हो जाएगा एंड देयर विल बी व्हाट, अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट, देयर विल बी व्हाट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। तो सप्लाई क्या हो जाएगा, S1 हो जाएगा। आई बात समझ में? सो डिमांड भी फॉल होगी और सप्लाई भी फॉल होगा। सो गोइंग बाय दिस, वन थिंग फॉर श्योर अपन क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है, वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है ना बॉस, क्या बोल रहा हूं मैं, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है, ये क्वांटिटी जो है ये तो कम होनी है, ये तो एकदम ही सही बात है। सो आप देखिए क्वांटिटी विल डिक्रीज, दिख रहा है आपको यहां पे। प्राइस का कुछ बोल नहीं सकते, प्राइस विल इंक्रीज, प्राइस विल डिक्रीज, वी कैन नॉट से। देखो क्योंकि अब जो मेरा जो ड्राइंग हुआ है यहां पे, अगर आप फोकस करेंगे तो मेरे ड्राइंग के हिसाब से तो भाई प्राइस तो सेम ही लग रही है ना, प्राइस तो सेम ही लग रही है ना। प्राइस इंक्रीज होगी प्राइस डिक्रीज होगी वो नहीं बोल सकते हैं, बट विथ सर्टेनिटी क्या बोला है यहां पे, यहां पे क्या बोला है, विथ सर्टेनिटी, मतलब श्योर क्या बोल सकते हैं। देखो प्राइस कम होगी ज्यादा होगी ये गारंटी नहीं ले सकते, प्राइस विथ सर्टेनिटी पूछा, ये आपको क्वेश्चन बहुत केयरफुली पढ़ना है बॉस। देखो यही तो मजा है कि हर्षद सर के साथ अगर MCQ डिस्कस कर रहे हैं ना बॉस, तो मैं क्या यहाँ पे सिर्फ आपको वो पीछे के करेक्ट आंसर क्या है वो बताने के लिए नहीं आया हूं, आपको उसको कैसे रीड करना है वो बताने के लिए आया हूं भाई। बहुत इंपॉर्टेंट काम चालू है यहाँ पे अपना, ऐसे बिल्कुल भी ऐसे मस्ती नहीं करने का, ये सेशंस भयंकर इंपॉर्टेंट है। विथ सर्टेनिटी क्या बोलना है आपको, क्वेश्चन समझ में आया वहां पे क्या लिखा है, विथ सर्टेनिटी क्या बोलना है आपको, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ में आपको, डन है एकदम, यस ओके। सो विथ सर्टेनिटी क्वांटिटी तो कम होएगा बॉस, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है अपने को, क्वांटिटी विल डिक्रीज। आगे बढ़ते हैं ना साहब, साहब आगे बढ़ते हैं। इफ सप्लाई इंक्रीजेस इज इन अ ग्रेटर प्रोपोर्शन देन डिमांड, अच्छा 15 की बात करते हैं अभी। इफ सप्लाई इंक्रीजेस इन अ ग्रेटर प्रोपोर्शन देन डिमांड, तो क्या हो जाएगा बॉस, सप्लाई इंक्रीजेस इन अ ग्रेटर प्रोपोर्शन देन डिमांड। सो यहां पे क्या हो जाता है, ये डिमांड है अपना, ये अपना सप्लाई है, और क्या हो जाता है, सप्लाई इंक्रीजेस इन ग्रेटर प्रोपोर्शन, तो सप्लाई बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, बराबर। सप्लाई क्या बोल रहे हैं, सप्लाई इज इंक्रीज इन अ ग्रेटर प्रोपोर्शन S1, बराबर S1 देन डिमांड। डिमांड क्या हो गई, डिमांड थोड़ी सी ही बढ़ी अपनी, डिमांड डिमांड थोड़ी सी ही बढ़ी, बराबर। सो यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं बॉस, सप्लाई ग्रेटर प्रोपोर्शन में है, सप्लाई ग्रेटर प्रोपोर्शन में है और डिमांड कम प्रोपोर्शन में है। इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए दिस इज द न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ओके। सो क्या दिखता है अपने को यहां पे, क्वांटिटी इंक्रीज होता है, प्राइस लगभग कम हो जाता है। सो देखते हैं, द न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस एंड द क्वांटिटी विल बी ग्रेटर देन द ओरिजिनल इक्विलिब्रियम प्राइस। नो सर, प्राइस विल नॉट बी ग्रेटर, ए तो है ही नहीं, सवाल ही नहीं है, ए का तो सवाल ही नहीं है, आप समझ रहे, क्योंकि इक्विलिब्रियम प्राइस ग्रेटर ना, यहां पे धोखा हो गया। द न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस विल बी ग्रेटर, नहीं सर यहां पे धोखा हो गया, खलास, मतलब वहां पे आपको क्लिक हो जाना चाहिए, वहां पे क्लिक हो जाना चाहिए। द न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस एंड द क्वांटिटी विल बी लोअर देन, नो क्वांटिटी इज ग्रेटर ना, तो प्राइस इज लोअर ओके, बट क्वांटिटी ना, क्वांटिटी विल बी लोअर ना, क्वांटिटी विल बी लोअर नहीं, यहां धोखा हो गया। सो अब यहां पे क्या है, ये तो सही हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। सो द न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस विल बी लोअर, यस वेरी गुड, and the original and the new equilibrium quantity will be higher, हाँ यस वेरी गुड। सो देखो क्वांटिटी ज्यादा है प्राइस कम है, खलास 15 का डी। लॉजिक समझ में आ रहा है क्या, आपको इंटरेस्ट बन रहा है क्या कि जो अपन डिस्कशन कर रहे हैं वो उसके ऊपर, मेरा प्यारा बच्चा बता मेरे को,
15 क्वेश्चन हो गए, अभी दिल्ली बहुत दूर है भाई। जम रहा है क्या आपको? इंटरेस्ट आ रहा है क्या आपको? हाँ, वो बहुत जरूरी है। चलिए फास्ट फास्ट बढ़ते हैं। अज्यूम दैट इन द मार्केट फॉर गुड जी, अब ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको एकदम फटाफट उसको अटेम्प्ट करना है अभी। अज्यूम दैट in the market for goods Z, there is simultaneous in demand increase in demand and quantity supplied. The result will be, अब क्या हो गया, there is simultaneous, this is demand and this is what supply, there is simultaneous increase in demand and supply. increase word यूज हुआ है, increase word यूज हुआ है, तो यहां पे भी ये increase है और यहां पे भी ये increase है. So an increase in equilibrium price and quantity, okay, अ डिक्रीज इन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी, ये तो कतई नहीं है, डिक्रीज तो है नहीं. एंड इंक्रीज इन द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड अनसर्टन इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम प्राइस, यस. अ डिक्रीज इन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, नो. सो अब आप समझने की कोशिश कीजिए, मुझे लगता है कि आंसर इज व्हाट सी, 16 का आंसर इज व्हाट सी. अब आप समझिएगा अनसर्टन इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस. अब क्यों, अपन ने डायग्राम भी बनाया है. अब आप देखिएगा यहां पे जो मैं बना रहा हूं, प्राइस मोर और लेस सेम ही लग रही है मेरे को, बट आप अगर देखोगे कि यहां पे क्वांटिटी Q से Q1, ये तो पक्के से है कि भाई क्वांटिटी अपना बढ़ रहा है. आप समझो बात को. तो बॉस यहां पे अनसर्टन इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस, प्राइस के ऊपर हम लोग कुछ भी कमेंट नहीं दे सकते हैं. प्राइस के ऊपर हम लोग कुछ भी कमेंट नहीं दे सकते हैं, बट जो हम लोग बोलेंगे पॉइंट नंबर जो 16 है उसके ऊपर अपन बोलेंगे. सही बात है एकदम. बोलिए कुछ. यस, एकदम ही आसान है. चलिए क्वेश्चन नंबर 16 डन. क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं. अभी क्वेश्चन नंबर 17 पे, सपोज द टेक्नोलॉजी फॉर, अब ये बहुत सिंपल सिंपल है, सेम सेम लाइंस पे आएंगे. आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, खलास करना है. सपोज द टेक्नोलॉजी फॉर प्रोड्यूसिंग पर्सनल कंप्यूटर्स, वापस डिमांड करो ड्रॉ, सप्लाई करो ड्रॉ. ये डिमांड हुआ, ये सप्लाई हुआ. अब तो आसान है बॉस आपके लिए, अब तो आसान है. सपोज द टेक्नोलॉजी फॉर प्रोड्यूसिंग पर्सनल कंप्यूटर्स इंप्रूव्स, तो सप्लाई क्या हो जाएगा, सप्लाई बढ़ जाएगा. S1 ये हुआ. एंड एट द सेम टाइम इंडिविजुअल्स डिस्कवर न्यू यूजेस फॉर पर्सनल कंप्यूटर, डिमांड भी बढ़ जाएगी. सही बात है ना. अब आप समझिए, टेक्नोलॉजी अगर इंप्रूव हो गई तो सप्लाई बढ़ेगा ना. न्यू यूजेस अगर आप डिस्कवर करते हो तो डिमांड भी आपकी बढ़ जाएगी ना. बराबर. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज विल हैपन टू इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी. प्राइस विल इंक्रीज, क्वांटिटी कैन नॉट बी डिटरमाइंड. प्राइस विल डिक्रीज, क्वांटिटी कैन नॉट बी डिटरमाइंड. अब भाई मैं तो बोल रहा हूं, ये जो है आप समझिएगा बॉस, क्वांटिटी तो Q से Q1 तो होना है, तो क्वांटिटी तो बढ़ेगा बॉस. क्वांटिटी विल इंक्रीज, प्राइस कैन नॉट बी डिटरमाइंड. सी लग रहा है आंसर, 17 सी. क्योंकि प्राइस आप फिर से देखिएगा ना, प्राइस सेम हो सकता है. बराबर, एकदम ही आसान सी बात है. खलास, 17 सी. Which of the following is not a condition for perfect competition? A large number of firms, perfect mobility of factors, informative advertising to ensure that consumers have good information, freedom of entry and exit out of the market. Okay. So यहाँ पे हम लोग को आंसर क्या लग रहा है, 18 का आंसर इज व्हाट, सी. खत्म हो गई बात. इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग का अगर अपन ने कुछ बात करी ही नहीं है, आई बात समझ में. सो दिस इज नॉट अ फीचर. Which of the following is again not a characteristic of perfectly competitive market? Okay, large number of firms है. Output of the firm are perfect substitutes of one another. Products are homogeneous. Firms face downward sloping. ना बेटा, 19C. खत्म हो गई बात. 19C. खलास, फास्ट फास्ट करते हैं इसको डिस्कस. Which of the following is not a characteristic of monopolistic competition? आप ध्यान से देखना, monopolistic बोला है. मोनोपोलिस्टिक 20 की बात कर रहे हैं. ईज ऑफ एंट्री इनटू द इंडस्ट्री, मोनोपोलिस्टिक में यस है. मोनोपोली की बात नहीं हो रही है, मोनोपोलिस्टिक की बात हो रही है. ये लिपस्टिक देखिएगा यहाँ पे, हाँ लिपस्टिक मोनोपोलिस्टिक की बात हो रही है यहाँ पे, वो देखिएगा. सो एंट्री है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन भी है, रिलेटिवली लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, यस वो भी है. होमोजीनियस प्रोडक्ट ना रे बेटा, होमोजीनियस प्रोडक्ट नहीं होता है मोनोपोलिस्टिक में, डिफरेंशिएशन होता है. सो आंसर यहाँ पे है 20 का डी. चलिए 21 की बात करते हैं. अब यहाँ पे बात हुई है मोनोपोली, सिंगल सेलर may arise in the product market because significantly important resource of production of the commodity is owned by a single firm. Yes, the government has given firm
Patent right, yes. The cost of production and economies of scale of market makes production by a single producer more efficient. Yes, तो answer is what? All of the above. 21 is what? D. खलास, आई बात समझ में आपको? एकदम ही सही बात है। 22, अब बात हो रही है ओलिगोपोलिस्टिक इंडस्ट्रीज आर characterized by characteristic a few dominant firms and substantial barriers to entry. Characteristics of oligopolistic market की बात हो रही है, क्वेश्चन नंबर 22. Few dominant firms, a few large firms and no entry barriers. Large number of small firms and no entry barriers, ये तो नहीं है. One dominant firm and low entry barriers, no. अब बात करते हैं ए और बी में. अब जो है ए और बी में भयंकर डिस्कशन होना है. ए और बी में किसकी बात हो रही है? क्वेश्चन नंबर 22 की. फ्यू डोमिनेंट फर्म्स एंड सब्सटेंशियल बैरियर्स, अ फ्यू लार्ज फर्म्स एंड नो. अब वर्डिंग्स पढ़िएगा. फ्यू डोमिनेंट फर्म्स, फ्यू लार्ज फर्म्स, क्या कहते हैं? देयर आर फ्यू डोमिनेंट फर्म्स ना. मेन जो प्रेजेंस जिनका होता है वो किनका होता है? फ्यू फर्म्स का होता है ना. एंड देयर इज सब्सटेंशियल बैरियर्स टू एंट्री. यहां पे भी फ्यू लार्ज फर्म्स बट नो एंट्री बैरियर्स. सो नो, देयर आर एंट्री बैरियर्स, देयर आर एंट्री बैरियर्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो एंट्री बैरियर्स तो है ही ना, कोई भी थोड़ी आ सकता है ना. सब्सटेंशियल एंट्री बैरियर्स होते हैं. एंट्री बैरियर्स कैसे होता है? कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है, लाइसेंसेस होते हैं, तो वो सारी बातें हैं. तो आंसर अपना क्या है बेटा? यहाँ पे 22 का आंसर इज व्हाट? ए. 22 का आंसर इज व्हाट? ए. करेक्ट है. यस. Price taking firms, that is firms that operate in a perfectly competitive market, are said to be small relative to the market. Which of the following best describe this smallness? The individual firm must have fewer than 10 employees. ऐसा कहीं पढ़ा है अपन ने कि 10 लोग से कम होना चाहिए, 10 से ज्यादा होना चाहिए? कुछ भी बोलते हैं ये. ऐसा 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 कुछ ऑप्शन पढ़ा ही नहीं अपन ने. सर इसको हटा दो, बाहर डिलीट कर दो इसको. द इंडिविजुअल फर्म फेसेस, नहीं रे सर हॉरिजॉन्टल है सर, बहुत बार हो गया सर. इंडिविजुअल फर्म इज, अबे एसेट अमाउंट की बात ही नहीं करी अपन ने. द इंडिविजुअल फर्म इज अनेबल टू अफेक्ट द मार्केट प्राइस थ्रू आउटपुट डिसीजन. हाँ सर, ये सही बात है. 23D, खत्म हो गई बात. फॉर अ प्राइस टेकिंग फर्म, एवरीबडी कॉन्सेंट्रेट. फॉर द प्राइस टेकिंग फर्म, अगेन मोनोपोलिस्टिक, MR is less than price, MR is equal to price, MR is greater than price. The relationship between MR and price is indeterminate. So भाई MR is less than price वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं. MR is equal to price. 24 का आंसर क्या है बॉस? बी. अब आप ये पूछेंगे कि सर ये ऐसा कैसा है भाई? तो आप देख लेना प्राइस और क्वांटिटी, और यहाँ पे आप टोटल रेवेन्यू, और यहाँ पे आप MR. अपन ने क्लास में इसको रेगुलर में पढ़ा हुआ है अपन ने. इसमें कोई ये नहीं है. प्राइस कांस्टेंट होता है 10 10 10, चाहे 1 करो 2 करो 3 करो. टोटल रेवेन्यू होता है 10 20 और 30. तो एक एक्स्ट्रा बेच के कितना हो गया? 10 10 10. तो भाई साहब P इज इक्वल टू व्हाट? AR. सो भाई प्राइस इज इक्वल टू व्हाट? MR. आई बात समझ में आपको? खलास हो गया ना ये. सब क्लास में हुआ है डिस्कशन. सो अपना 24 का आंसर क्या है? बी. चलिए लेट्स गो अहेड. 25, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन डिफर्स फ्रॉम परफेक्ट कंपटीशन प्राइमरीली बिकॉज. मोनोपोलिस्टिक और परफेक्ट कंपटीशन में डिफरेंस क्या है? चलिए आइए ढूंढते हैं. मोनोपोलिस्टिक और परफेक्ट कंपटीशन में क्या डिफरेंस है? 25th की बात हो रही है मेरे बच्चों. 25th की बात हो रही है. इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन फर्म कैन डिफरेंशिएट देयर प्रोडक्ट. यस, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन तो है ही ना. सो ये तो सही लग रहा है. इन परफेक्ट कंपटीशन फर्म्स कैन डिफरेंशिएट देयर प्रोडक्ट. चल रहे. इन मोनोपोलिस्टिक एंट्री इनटू द इंडस्ट्रीज ब्लॉक. नहीं रे. इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन देयर रिलेटिवली फ्यू बैरियर्स टू. अरे नहीं रे, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट है ना बॉस. तो आंसर क्या हुआ? 25A. खत्म है. सो भैया 25 क्वेश्चन हो गए अपने. सही आ रहे हैं आपके? एक क्वार्टर हो गया अपना, राइट? चलिए बताइए 25 क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट आ रहा है, बन रहा है आपको? ओके चलिए. सो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26. The long run equilibrium outcomes in monopolistic competition and perfect competition are similar. The long run equilibrium outcomes in monopolistic competition and perfect competition are similar because in both market structures long run equilibrium outcomes मतलब आपको पता है ना, लॉन्ग रन में हम लोग सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करते हैं.
सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या लॉसेस नहीं हो सकते हैं, बराबर के नहीं। सो यहां पे क्या कहता है, सो इन लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम आउटकम्स द सिमिलैरिटी क्या है, सिमिलैरिटी फर्म्स विल ओनली अर्न अ नॉर्मल प्रॉफिट, ये सिमिलैरिटी है। आंखें बंद करके डायरेक्ट है, एकदम ही सिंपल सी बात है। कोई कोई डिफिकल्टी कुछ क्वेरी आपको, भाई एकदम सिंपल है। देख हम लोग जब कहते हैं ना कि लॉन्ग रन में हम लोग देखते हैं प्रॉफिट, मतलब क्या क्या अपन आउटकम्स की बात कर रहे थे ना, तो आउटकम क्या क्या है ये रीड करो, प्रॉफिट, फिर उसके बाद मतलब ये नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, एंड फिर हम लोग बात करते हैं किसकी, लॉसेस। तो हमने क्या बोला था, शॉर्ट रन में ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, बट लॉन्ग रन में ओनली नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल या लॉसेस पॉसिबल नहीं है। और ये जो सिमिलैरिटी हमने परफेक्ट कंपटीशन में एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन दोनों में देखा था, तो दिस इज अ सिमिलैरिटी इन द आउटकम, एकदम आसान सी बात है, कोई टेंशन ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27, which of the following is the distinguishing characteristic of oligopolies? ओलिगोपोली का डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्वेश्चन नंबर 27 पे है। स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट, द गोल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक बोला है, इंटरडिपेंडेंस अमंग फर्म्स एंड डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व्स। तो अभी डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि देयर इज इंटरडिपेंडेंस अमंग फर्म्स। देखो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट जो है ना ये परफेक्ट कंपटीशन में मिलता है, तो डिस्टिंग्विशिंग ऐसे खास मोनो ओलिगोपोली को अलग करेगा ऐसा नहीं है। गोल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ये हर फर्म का है गोल, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व फेस बाय द फर्म ये मोनोपोलिस्टिक का भी तो है। सो यहां पे जो डिस्टिंग्विशिंग फीचर है ना बॉस, यहां पे जो हम लोग कह रहे हैं जो डिस्टिंग्विशिंग फीचर है, आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को, जो डिस्टिंग्विशिंग फीचर है ना बॉस वो कौन सा है, डिस्टिंग्विशिंग फीचर इज द इंटरडिपेंडेंस अमंग फर्म। 27C रीड करना उसको एकदम केयरफुली, राइट, ओके। चलिए आगे बढ़ते, in which form of the market structures is the degree of control over price, the degree of control over price of its product by a firm is very large, degree of control over price is very large, very large कहां है, मोनोपोली। ऑप्शन पढ़ने की भी जरूरत नहीं आपको, 28 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 28A मोनोपोली, खत्म ना भाई। AR कर्व इज ऑल्सो नोन एज डिमांड कर्व, खत्म ना भाई, ये सब एकदम एकदम ही आसान सी बात है। 29 इज व्हाट, बी। योर एवरेज रेवेन्यू कर्व इज ऑल्सो व्हाट, योर डिमांड कर्व, क्लास में रेगुलर क्लास में डिस्कस हुआ है इसको। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर डज अ फर्म हैव नो कंट्रोल ओवर द प्राइस ऑफ इट्स फर्म, भाई परफेक्ट कंपटीशन, कंट्रोल ही नहीं है अपना। 30 का आंसर क्या हो गया अपना, डी, खलास। मतलब ये ऐसे क्वेश्चन है जो एकदम आपके एग्जाम में फटाफट बनने चाहिए, इसके ऊपर आपने ज्यादा समय ही आपने वेस्ट नहीं करना है। आई बात समझ में, यस। डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली इंप्लाइज दैट मोनोपोलिस्ट चार्ज डिफरेंट प्राइसेस फॉर हिज कमोडिटी from different group of consumers for different uses at different places, any of the above, क्या बोलते हैं, for different group of customers for different uses at different places। 31 का आंसर क्या बोलना है आपको, एनी ऑफ दी अबाउट। डिस्क्रिमिनेटिंग मतलब डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली, ये किसकी बात हो रही है, ये यहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही है, डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही है। तो कोई भी रीजन हो सकता है उसका। सो 31 आंसर इज व्हाट, डी, खलास। आइए 32, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन will be profitable only if elasticity of demand in different sub markets is what, different। आंसर इज व्हाट, बी, 32B। अरे अलग अलग इलास्टिसिटी होगा तो ही डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल होगा ना। एक जगह अपन ने पढ़ा था देयर इज ग्रेटर देन 1 और एक जगह होगा देयर इज लेस देन 1। तो यहाँ पे जहां ग्रेटर देन 1 होगा प्राइस हम लोग क्या करेंगे, ग्रेटर देन 1 होगा प्राइस कम चार्ज करेंगे, लेस देन 1 होगा वहां पे प्राइस ज्यादा चार्ज करेंगे, खत्म, सिंपल। In the context of oligopoly, king demand hypothesis is designed to explain। 33 की बात हो रही है, प्राइस एंड आउटपुट ना, प्राइस रिजिडिटी यस, प्राइस लीडरशिप एंड कल्यूजन अमंग राइवल्स ना। प्राइस रिजिडिटी आप देखिएगा यहाँ पे ये किंग डिमांड कर्व जो है ना, ये क्या होता है, पहले यहाँ पे यहाँ पे फ्लैटर होता है, फिर यहाँ पे स्टीपर होता है, तो एक ही प्राइस अपनी कांस्टेंट रहती है। आई बात समझ में आपको, एक ही प्राइस अपनी कांस्टेंट रहती है यहाँ पे, ऐसी बात है ये। ओके, सो 33 का आंसर क्या हो गया अपना, बी, सिंपल है। 34,
The firm in perfectly competitive market is price taker. The designation price taker is based on the assumption that the firm has some but not complete control over the product price. Nah baby, there are so many buyers and sellers in the market that any individual firm cannot affect the market. Correct है B. Each firm produces a homogeneous product, तो उसके वजह से प्राइस टेकर का कोई सवाल ही नहीं है. देयर इज इजी एंट्री इनटू एंड एग्जिट. भाई ठीक है, उसमें कोई ये नहीं है. तो आप समझने की कोशिश कीजिए किसके लिए प्राइस टेकर, ये डेजिग्नेशन प्राइस टेकर काहे बोल रहे हैं आपको. 34 का आंसर इज व्हाट बी. काहे बोल रहे हैं? क्योंकि इतने ज्यादा खरीदार और बेचने वाले हैं कि कोई अकेला पूरा मार्केट को इन्फ्लुएंस कर ही नहीं सकता है. Suppose that the demand curve for the firm XYZ company slopes downward to the right. We can conclude that. Suppose that the demand curve slopes downward to the right. The firm operates in perfectly naire baby. The firm can sell all that it wants to at the established market price. No baby. This is again a perfect competition. The XYZ company is not price taker in the market because it must lower price to sell additional units of the output. Yes. XYZ will not be able to maximize profit because price and revenue are subject to change. Now answer is what? 35 का आंसर क्या बोलते हैं आप लोग? 35 का आंसर इज व्हाट? सी. करेक्ट है एकदम. क्योंकि ही इज नॉट द प्राइस टेकर एंड उसको क्या करना पड़ेगा? ज्यादा बेचना होगा तो उसको अपनी प्राइसेस को कम करना पड़ेगा. 35 सी. मजा एकदम. 36 की बात करते हैं अभी. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. 36. If the firms in the toothpaste industry have the following market shares, बराबर, which market structure would best describe it? एकदम आराम से, ध्यान से 36 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं. इसमें लॉजिक आपको ढूंढना समझना बहुत जरूरी है. अब आप देखिएगा क्या कहते हैं यहां पे आप समझिएगा. परफेक्ट कंपटीशन मतलब ये टूथपेस्ट है, डेंटी पेस्ट है, शाइनी ब्राइट है, और ऐसे आपको परसेंटेज ऑफ मार्केट शेयर दिया गया है. सो अब आप देखोगे यहां पे, तो ये कौन सा मार्केट हो गया? ऑलिगोपोली हो गया ना यहां पे. अब देखिएगा यहां पे देयर आर व्हाट वी से इज फ्यू डोमिनेंट फर्म्स. ऑलिगोपोली का फीचर क्या है? देयर इज फ्यू डोमिनेंट फर्म्स एंड अदर स्मॉल फर्म्स. आप देख रहे हो यहां पे अदर्स भी है. एकदम आराम से. अब अगर यही आप अगर देखोगे, एक अपन ने क्वेश्चन देखा था, डिस्कस किया था, किथे गया रे वो, ये रहा. अ फ्यू डोमिनेंट फर्म्स एंड ये जो है ना सब्सटेंशियल बैरियर्स टू एंट्री का जाने दो. ये क्या है? फ्यू डोमिनेंट फर्म्स या फ्यू लार्ज फर्म्स. वो बैरियर टू एंट्री का से वो डिस्टिंक्शन हुआ था उसका. बट यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे आप फोकस करिएगा. देयर आर व्हाट? ओनली फ्यू डोमिनेंट फर्म्स एंड बाकी जो है वो सारे स्मॉल फर्म्स है. सो इसीलिए इसको अपन क्या कहते हैं? इसको अपन कहते हैं ऑलिगोपोली. 36 सी. आई बात समझ में आपको? एनीवन, एनी क्वेरी? परफेक्ट एकदम. यस. The king demand curve model of oligopoly assumes that. Question number 37. King demand curve 37. The response of consumers to price increases less than the response to price decrease. Okay. ड्रॉ करना पड़ से किंग डिमांड कर्व. बराबर. अब रिस्पॉन्स टू प्राइस इंक्रीज. अब ये जो है ये प्राइस है. प्राइस अगर बढ़ाएंगे, प्राइस इंक्रीजेस इज लेस देन रिस्पॉन्स टू प्राइस डिक्रीज. जब प्राइस इंक्रीज करेंगे तो रिस्पॉन्स क्या होगा? ज्यादा होगा. बराबर के नहीं? यहां पे इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, यहां पे इलास्टिसिटी इज लेस देन 1. तो ये नहीं होगा साहब. आप समझ रहे बात को? एकदम ठंडे दिमाग से समझिएगा. क्वेश्चन नंबर 37. प्राइस इंक्रीज होगा तो रिस्पॉन्स, प्राइस इंक्रीज, रिस्पॉन्स विल बी व्हाट? ग्रेटर. बराबर. सेकेंड पॉइंट क्या कहते हैं? द रिस्पॉन्स टू प्राइस इंक्रीज इज मोर, यस, देन रिस्पॉन्स टू प्राइस डिक्रीज. यस, करेक्ट है. 37 का आंसर इज व्हाट? बी. ऑल ऑफ द अबव तो सवाल ही नहीं है. तो ये है ही नहीं. इलास्टिसिटी इज कांस्टेंट का विषय नहीं है एंड परफेक्ट इलास्टिक का तो विषय नहीं है. तो यहां पे 37 का आंसर अपना क्या हो जाता है? बी. माय डियर फ्रेंड्स, जम रहा है क्या आपको?
ये डायग्राम और ये इलास्टिसिटी कौन सी कहां पे है, तो यहां पे रिस्पांस ज्यादा है और यहां पे रिस्पांस कम है, ये आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। आई बात समझ में आपको? 38, अ फर्म एनकाउंटर्स इट्स शटडाउन पॉइंट। बेटा शटडाउन कब करना चाहिए? शटडाउन पॉइंट, शटडाउन पॉइंट अपना कब होगा? when average revenue, shutdown point is when average revenue is less than, बोलो क्या बोलना है? average revenue is less than average variable cost, बोलो yes or no? एवरेज टोटल कॉस्ट 38 का आंसर क्या है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू, एवरेज इज इक्वल टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल आउटपुट वेयर इट इज इक्वल टू एवीसी। ये शटडाउन पॉइंट याद है ना आपको? पढ़ते हैं सारे ऑप्शंस। एवरेज टोटल कॉस्ट इक्वल्स प्राइस, 38 की बात हो रही है। एवरेज टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट की बात हो रही है। टोटल कॉस्ट का अपने को कोई लेना देना है क्या शटडाउन पॉइंट के लिए? शटडाउन पॉइंट के लिए नहीं, अपने को सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट और प्राइस का अपने को फोकस करना है। एआर शुड बी इक्वल टू एवीसी, या अगर वो ग्रेटर देन होना चाहिए। अगर वो इक्वल टू या लेस देन है तो भाई आपने धंधा नहीं कर देना चाहिए। सो यहाँ पे एवीसी इक्वल्स प्राइस, सो एवीसी इज इक्वल टू व्हाट? योर एआर। सो दैट इज व्हाट इज द शटडाउन पॉइंट। एवरेज फिक्स कॉस्ट डिसीजन मेकिंग के लिए यूज ही नहीं होता, फिक्स कॉस्ट डिसीजन मेकिंग के लिए यूज ही नहीं होता है। मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स प्राइस, खत्म ना 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 ना। 39, 39, suppose that at profit maximizing level of output firm finds the market price is less than, ध्यान से सुनिएगा, market price is less than average total cost but greater than average variable cost, which of the following statement is correct? ध्यान से सुनना, market price is less than, MP is what, क्या बोलता है वो? MP is less than ATC but MP is greater than AVC. So अपन ने क्या करना चाहिए? The firm should shut down in order to minimize the losses? No. The firm should raise its prices enough to cover its losses. The firm should move its resources to another industry. The firm should continue to operate in the short run in order to minimize the losses. Yes. तो मेरे को लगता है 39 का आंसर इज व्हाट? डी। आपको क्या लगता है 39 का आंसर? लॉजिक लगाइएगा, क्योंकि अगर यहां पे कंटिन्यू करते जाएंगे तो अपने लॉसेस जो है वो कम होते जाएंगे, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो रिकवर हो जाएगा ना। अगर आप बंद कर दोगे प्राइसेस तो बढ़ाने का आपके पास स्कोप है ही नहीं, बराबर। तो वी शुड कंटिन्यू इन द शॉर्ट रन। मस्त चल रहा है एकदम। यस। क्वेश्चन नंबर 40, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं। तैयार हो आप लोग सब? Question number 40. When price is less than average variable cost, when price is less than average variable cost at profit maximizing level, अब आप समझिएगा, आपका एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन एवीसी, ऐसे टाइम पे धंधा करना सही रहेगा क्या? नहीं। So produce where MR equals MC if it is operating in short run. Produce where MR equals MC if it's operating in long run. Shut down since it will lose nothing in that case. Shut down since it cannot even cover its variable cost if it stays in business. 40 का आंसर क्या लग रहा है आपको? 40 का आंसर इज व्हाट? डी। रह के मतलब ही नहीं है बॉस, इसमें रह के मतलब ही नहीं है धंधे में, क्योंकि आप आपके वेरिएबल कॉस्ट भी कवर नहीं कर रहे, तो आप आपका घाटा बढ़ाए जा रहे हो। आई बात समझ में? राइट, यस। 40D। 41, a purely competitive firm's supply schedule in the short run is determined by, a purely competitive firm's supply schedule in the short run is determined by average revenue, marginal utility, its marginal cost curve। 41D। भाई ये तो पूरा अपन ने बताया था कि सप्लाई MC कर्व इज व्हाट? द सप्लाई कर्व। One characteristic one characteristic not typical of oligopolist industry: horizontal, too much importance, price leadership, small number of firms in the industry। 42 का बताइएगा आप आंसर। बहुत ही आसान है भाई, हॉरिजॉन्टल डिमांड का ओलिगोपोलिस्टिक का कभी होता ही नहीं है, बराबर। यस।
द स्ट्रक्चर ऑफ टूथपेस्ट इंडस्ट्री इन इंडिया इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। अब इन इंडिया की बात हुई है, पहले वाला टूथपेस्ट का वो 36 वाला क्वेश्चन, और इसमें मिक्स मत करना। 43 का आंसर क्या है? मोनोपोलिस्टिक, क्योंकि यहां पे हम लोग क्या देखते हैं कि देर आर large number of buyers and large number of sellers, but product is differentiated based upon what brands, वो कोई आयुर्वेदिक है, कोई ये है, वैसा। अब इसको ओलिगोपोलिस्टिक मत बोलना, क्योंकि यहाँ पे ये इंडिया की बात कर रहे हैं, बराबर। और ऊपर जो 36 वाला जो क्वेश्चन था, 36 वाला जो क्वेश्चन दिया गया है, वो आपको इस मार्केट शेयर के बेसिस पे आपको जवाब देने के लिए बोला है। सो 36 वाला जो क्वेश्चन है, आप समझिएगा मेरे बच्चों, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 36 वाला जो क्वेश्चन है, ये आपको किसके बेसिस पे अटेम्प्ट करने को बोला था? 36 वाला जो क्वेश्चन था मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, 36 वाला जो है, ये परसेंटेज ऑफ मार्केट शेयर के बेसिस पे अटेम्प्ट करने को बोला था, इसीलिए इसको ओलिगोपोली बोला है। भले ही वो टूथपेस्ट टूथपेस्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि हर टूथपेस्ट मतलब ओलिगोपोली बोलेंगे। यहां पे जब अपन आगे आते हैं और यहां पे जब अपन देखते हैं इंडिया में, अगर टेक्निकली टूथपेस्ट की बात करें, तो टूथपेस्ट भैया यहाँ पे मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव में आएगा। समझा क्या? 43 समझा क्या? चलिए बताइएगा, आई एम वेटिंग फॉर यू गाइस, कम ऑन 43। ओके, 43 समझ में आ गया। 44, द स्ट्रक्चर ऑफ द कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री, कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री इज व्हाट? अब ये तो पता है भाई, ओलिगोपोलिस्टिक है, इसमें तो खत्म हो गई बात। Which of the following statement is incorrect? Even monopolistic firm can have losses. Correct है तो। Firms in a perfectly competitive market are price taker. Correct है तो। It is always beneficial for a firm in perfectly competitive market to discriminate prices. In a perfectly competitive market में बेटा कैसा discriminate करेगा रे? तो 45 का आंसर क्या हो गया बेटा? 45 का आंसर क्या हो गया? सी। खत्म। Under perfect competition, in the long run there will be no नॉर्मल प्रॉफिट तो रहेगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं रहेगा। हाँ, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? 46 का आंसर बी। कितना वाहियात क्वेश्चन है भाई ये तो, 46 वाला एकदम ही आसान सी बात है। When dash, we know that the firms are earning just normal profits. When dash, तो क्या करना है? डैश, when average cost is equal to average revenue, बराबर के नहीं? तो we say that we are earning what? Normal profits. 47 का आंसर is what? A। कितना कितना सिंपल क्वेश्चन है यार, मतलब क्या है ये, क्या है, क्या सिंपल। आधा क्वेश्चन तो निपट गए अपने, हाफ हो गया है, अब हाफ बाकी है। When dash 48, अब 48 की फटाफट, अब ये तो एकदम ही सिंपल है, 48 की बात करते हैं। When dash, we know that the firm must be producing at the minimum point on the average cost, and so there will be productive efficiency. ध्यान से सुनना। When dash, we know that the firm must be producing at minimum point of average cost. Minimum point of average cost. अब आप देखिएगा, जितना अपन एक एक्स्ट्रा यूनिट को बनाने के लिए ऐड करते हैं, अगर उतना ही मेरा पर यूनिट कॉस्ट है, तो ये मेरा कम से कम कॉस्ट हो गया ना। लॉजिक समझिएगा, 48 की बात समझिएगा। 48 मार्जिनल कॉस्ट इस एक यूनिट को बनाने के लिए कितना कॉस्ट लगता है, और एवरेज कॉस्ट जो है मेरा, एवरेज कॉस्ट आप समझिए वो भी उतना ही है। सो भाई दैट इज व्हाट इज द मिनिमम पॉइंट। मेरे को यहाँ ए आर, एम आर और ये जो है ना, ये कोई संबंध ही नहीं है मेरे को, आप समझे? मेरे को कॉस्ट कॉस्ट देखना है सर। सो वेर एमसी इज इक्वल टू ए सी, आई से दैट इज द मिनिमम कॉस्ट। तो 48 का आंसर इज व्हाट? बी। 49 पे आते हैं, 49 पे आते हैं। When dash there will be allocative efficiency, 49 वाला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं अभी। When dash there will be allocative efficiency, meaning thereby that the cost of last unit is exactly equal to the price consumers are willing to pay.
so that the right goods are being sold to the right people at the right price. अब एलोकेटिव एफिशिएंसी की कॉस्ट ऑफ लास्ट यूनिट मतलब अब 49 का आंसर क्या होगा? मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एक्स ना। अब ध्यान से सुनना, एकदम मस्त था। एलोकेटिव एफिशिएंसी मीन thereby that the cost of last unit, कॉस्ट ऑफ लास्ट यूनिट मतलब लास्ट यूनिट जो बनाने के लिए आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट लगा, द प्राइस द कंज्यूमर्स आर विलिंग टू पे, द प्राइस जो कंज्यूमर्स आर विलिंग टू पे इज द एवरेज रेवेन्यू। सो ये क्या कहता है? इट इज व्हाट इक्वल, एग्जैक्टली इक्वल। क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया गया, मतलब भले ये बुक में कई कॉन्सेप्ट ना हो, आपको क्वेश्चन में ही आंसर दिया एग्जैक्टली इक्वल। क्या? कॉस्ट ऑफ लास्ट यूनिट, जो लास्ट यूनिट आपने बनाया उसके लिए कितनी कॉस्ट लगी, तो वो आपकी मार्जिनल कॉस्ट हो गई। एंड द प्राइस द कंज्यूमर्स आर विलिंग टू पे, वो क्या अपना हो गया? AR हो गया। तो MC एंड AR एग्जैक्टली इक्वल होता है, तभी एलोकेटिव एफिशिएंसी होता है। उसका मीनिंग भी आपको दिया है। क्वेश्चन अगर आप केयरफुली पढ़ेंगे तो आपको आंसर वहीं से मिल जाएगा। देखो, व्हेन डैश देयर विल बी एलोकेटिव एफिशिएंसी। अब आपको एलोकेटिव एफिशिएंसी क्या है वो नहीं मालूम ना आपको, तो इसीलिए उन्होंने क्या कर दिया मेरा बच्चा, उन्होंने उसका मीनिंग दे दिया। मीनिंग क्या बोला कि कॉस्ट ऑफ लास्ट यूनिट, कॉस्ट ऑफ लास्ट यूनिट is equal to, cost of last unit is equal to the price the consumer is willing to pay. Consumer is willing to pay what? AR. So MC is equal to AR. तो अपना आंसर 49 का आंसर क्या हो जाता है? C। लॉजिक समझा क्या बॉस? नहीं तो आप बोलेंगे कि सर सिर्फ आंसर की पढ़ के हम लोग टिक कर रहे तो वो मजा नहीं है। ये लॉजिक आपको समझना है, कोई नहीं देगा आपको लॉजिक, एकदम अच्छे से रीड करना है उसको। क्वेश्चन में ही दिया है इसका आंसर एग्जैक्टली। डन है एकदम, मजा आया पढ़ के? यस। 49/50। एग्रीकल्चर गुड्स मार्केट डिपिक्ट्स द कैरेक्टरिस्टिक क्लोज टू। एग्रीकल्चर में क्या है भाई? क्या लगता है आपको? 50। परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोली तो नहीं है, ओलिगोपोली भी नहीं, बहुत सारे बेचने वाले हैं। मोनोपोलिस्टिक ना भाई, एग्रीकल्चर में तो अपने को प्रोडक्ट होमोजीनियस है ना। जो गेहूं आप बेचोगे वैसा गेहूं में भी बेचेगा ना यार। जो राइस आप खाते हो, जो राइस आप बेचते हो, वैसा राइस बनता है। एग्रीकल्चर इज व्हाट क्लोज टू, इट इज व्हाट परफेक्ट कंपटीशन। जहां पे इंडस्ट्री प्राइस डिसाइड करता है, इंडिविजुअल फार्मर प्राइस डिसाइड नहीं कर सकता है। सो यहाँ पे हम लोग 50 की जो बात कर रहे हैं, 50 का आंसर क्या है मेरा बच्चा? ए। आई बात समझ में आपको? यस। कोई पूछता है सर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड सर। हाउ बेटा, आईसीआई के मॉड्यूल के अंदर क्वेश्चन है, तो ये येड़ा है क्या रे? कौन है ये? ब्रिजेश भंडारी। अरे लाला, ये आईसीआई के मॉड्यूल में क्वेश्चन है ये, और तुम पूछ रहे दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। मैं क्या कहीं यहां वहां की बुक से पढ़ा रहा हूं क्या रे? ए ढोगले, येड़ा है क्या रे? Which of the following is not a characteristic of competitive market? Competitive market, there are many buyers and sellers in the market. The goods offered for sales are largely the same. The firm generates small but positive supernormal profits in the long run. No. Firms can freely enter and exit into the market. So correct answer क्या अपना? 51 का answer is what? C. Done. Which of the following markets would most closely satisfy the requirements of perfectly competitive market? Closely satisfy for the perfectly competitive market. Okay. So 52 के आंसर की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी परफेक्टली कॉम्पिटिटिव, क्लोजली सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट्स ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव। इलेक्ट्रिसिटी, केबल टेलीविजन, कोला, मिल्क। केबल टेलीविजन नहीं, कोई HD कोई ऐसा। फिर 52 थोड़ा काफी ट्रिकी क्वेश्चन है ये। इलेक्ट्रिसिटी नहीं ना। इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं? अब आप समझने की कोशिश कीजिए, इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं? क्योंकि ये हो सकता है मोनोपोली, स्टेट रन मोनोपोली है ना इसकी, इलेक्ट्रिसिटी की। जैसे सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट्स आर प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी, गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी, सो इट इज मोनोपोली। केबल टेलीविजन में भी मोनोपोलिस्टिक, और ओलिगोपोली बोल सकते हैं इसको। केबल टेलीविजन इज व्हाट? ओलिगोपोली। कोला इज ऑल्सो व्हाट? ओलिगोपोली। सो यहाँ पे मिल्क का अपना आंसर सही हो सकता है। आप देखिए यहाँ पे दिस कैन बी व्हाट, ये आपको बता रहा हूं ताकि एग्जाम में अगर कभी आ जाए तो मे बी आपको पता चले कि बहुत से इसमें ओनली स्टेट प्रोवाइड्स व्हाट? द इलेक्ट्रिसिटी, सो मोनोपोली है। केबल टेलीविजन कैन बी व्हाट? मोनोपोलिस्टिक।
मोनो नहीं, ये भी क्या हो सकता है, केबल टेलीविजन इज व्हाट, ओलिगोपोली, फ्यू सप्लायर्स ही है। कोला इज ऑल्सो व्हाट, ओलिगोपोली। तो इसीलिए मिल्क इज व्हाट, क्लोज टू व्हाट, परफेक्ट कंपटीशन ओवर यार। रीजन भी समझो, सिर्फ जबरदस्ती ऑप्शन को टिक करना है ऐसा नहीं है, लॉजिक समझो। 52 का आंसर इज व्हाट, डी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एक्यूरेट, मतलब ही करेक्ट फॉर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव। डिमांड कर्व इज नहीं, द डिमांड कर्व ऑलवेज लाइज बिटवीन ना, एवरेज रेवेन्यू नीड नॉट बी इक्वल टू प्राइस ना, प्राइस इज गिवन एंड डिटरमाइंड बाय इक्विलिब्रियम। चल फटाफट 53 खत्म करते, 53 डी। 54, the market for hand tools such as hammers and screwdrivers is dominated by drappers, Stanley and craftsmen. This market is best described as, बोलो चलो 54 का आंसर क्या बोलना है आपको, सी, क्योंकि few dominant firms है। खलास। A market structure in which many firms sell products that are similar but not identical, similar है but not identical, तो भाई monopoly तो नहीं है वो, and many firms sell तो oligopoly भी नहीं है, परफेक्ट कंपटीशन भी नहीं है। तो 55 का आंसर क्या बोलना है अपने को, 55 का आंसर अपने को बोलना है ए। आई बात समझ में। When an oligopolist individually chooses its level of production to maximize its profit, it charges price that is, when an oligopolist individually chooses its level of production, it charges price that is, 56 की बात हो रही है, more than the price charged either by ना, less than the price charged either by monopoly ना, मोनोपोली का क्या संबंध है इसके अंदर, मोर देन द प्राइस चार्ज बाय मोनोपोली एंड लेस देन द प्राइस चार्ज बाय मोनोपोली ना, लेस देन द प्राइस चार्ज बाय अ मोनोपोली when and more than the price charged by a competitive market। so ये आंसर अपना सही है। मतलब आप देखो, अगर उसको ओलिगोपोलिस्ट इंडिविजुअली चूजेस लेवल ऑफ प्रोडक्शन टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, इट चार्जेस प्राइस। अब यहां पे आप देखना, इट इज लेस देन द प्राइस चार्ज बाय मोनोपोली, अपने को प्राइस मोनोपोली से कम चार्ज करना पड़ेगा क्योंकि वो सिंगल सेलर है, और वो अगर प्राइस मैक्सिमाइज का प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो प्राइस अपने को कम करना पड़ेगा। एंड मोर देन द प्राइस चार्ज बाय कॉम्पिटिटिव मार्केट, कॉम्पिटिटिव मार्केट मतलब परफेक्ट कॉम्पिटिशन में प्राइस तो सेम होता है ना, तो उससे अपने को ज्यादा प्राइस चार्ज करनी पड़ेगी। आई बात समझ में आपको। आप समझिएगा, ओलिगोपोलिस्ट में अगर एक इंडिविजुअल को, जैसे एक मोनोपोली होता है, सिंगल सेलर होता है, अगर वो ज्यादा चार्ज करता है तो उसका प्रोडक्ट कम बिकता है, तो मोनोपोली जो चार्ज करता है उससे अपने को कम चार्ज करना है, और परफेक्ट कॉम्पिटिटिव में जो प्राइस चार्ज कर रहा है उससे अपने को ज्यादा चार्ज करना पड़ेगा। दैट इज 56, आंसर इज व्हाट, डी। 57, in the long run equilibrium of a competitive market, firms operate at लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम कॉम्पिटिटिव मार्केट, फर्म्स ऑपरेट एट किस पॉइंट पे, 57, द इंटरसेक्शन ऑफ एमसी एंड एमआर, देयर एफिशिएंट स्केल, जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट, ऑल ऑफ दीज आंसर्स आर करेक्ट। करेक्ट है, एवरीथिंग इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव मार्केट, not characteristic of monopolistically, free entry and exit, abnormal profits in the long run, many sellers, differentiated products। 58 बताइएगा। मोनोपोलिस्टिक को अबनॉर्मल, अबनॉर्मल मतलब सुपर नॉर्मल, अबनॉर्मल मतलब सुपर नॉर्मल, तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव मार्केट को लॉन्ग रन में होता है क्या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नहीं ना बाबू, सही बात है। In a very short period market, in a very short period market, the firm supply is fixed, the demand is fixed, demand and supply are fixed, none of the above। 59 क्या बोलना है आपको, चलिए आप जवाब दीजिएगा। शॉर्ट पीरियड मार्केट में सप्लाई, वेरी शॉर्ट में सप्लाई इज व्हाट, फिक्स्ड। डिमांड तो कुछ भी हो सकती है ना, डिमांड कम ज्यादा भी आ सकती है। डिमांड कम ज्यादा भी हो सकती है ना, आई बात समझ में। तो सप्लाई इज फिक्स्ड, टाइम एलिमेंट वाज कंसीव्ड बाय 60, टाइम एलिमेंट वाज कंसीव्ड बाय अल्फ्रेड मार्शल, ये ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, समथिंग आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। सो टाइम एलिमेंट वाज कंसीव्ड बाय
अल्फ्रेड मार्शल, टोटल रेवेन्यू इज प्राइस इनटू क्वांटिटी। खलास करो इसको। 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर ध्यान में रखना। टाइम एलिमेंट बाय अल्फ्रेड मार्शल। एवरेज रेवेन्यू इज द रेवेन्यू अर्नड per unit of output, 62b. Average revenue can be symbolically written as total revenue divided by quantity, 63c. AR is also known as price, 64a. Simple है ये. MR can be defined as the change in total revenue resulting from sale of an additional unit of a commodity, 65b. When elasticity is greater than 1, when elasticity is greater than 1, MR is 0, negative, positive, 1. बताइए, elasticity is greater than 1 तो क्या होगा? मार्जिनल रेवेन्यू 0 तो नहीं होगा, नेगेटिव, पॉजिटिव, 1. बताइए 66, 66 का क्या होगा? आंसर इज व्हाट? पॉजिटिव। आपको टोटल, आपका सेल बढ़ते जाएगा ना, बराबर ना? तो when you reduce the price, your total quantity increases, तो MR also what is positive, बराबर? When elasticity is equal to 1, यूनिट इलास्टिक है, यूनिट इलास्टिक है, सो व्हाट इज योर MR? सो आपका MR इज व्हाट? 0, क्योंकि जितना परसेंटेज से आप प्राइस चेंज करोगे उतने ही परसेंटेज से आपकी डिमांड भी चेंज होगी, सो वो क्या हो जाएगा? आपको एक्स्ट्रा रेवेन्यू कुछ भी नहीं मिलेगा। MR इज व्हाट? 0। When elasticity is less than 1, प्राइस बढ़ा दोगे तो डिमांड कम हो जाएगी, so your MR will be what? 68. Your MR will be what? Negative. In economics, the term market refers to as what? Place where buyers and sellers bargain a product or service for a price. Place where buyer does not bargain, place where seller does not bargain, none of the above. 69 is what? A. Simple है. Under perfect competition, a firm is the price maker and not price taker. Price taker and not price maker. Neither price maker nor price, so it is price taker and not price maker. 70 का answer is what? B. 70 answer is what? B. A monopolist is a price maker, price taker, price adjuster. Wow, wow, wow. So monopolist is what? Price maker. 71 का answer is what, my dear friends? A. Price discrimination is one of the feature of monopoly. Khalas. Under monopoly, the degree of control over price is what? Very considerable, 73C. Generally perishable goods like butter, eggs, milk, vegetables, etc. will have regional market, local market, national market, none of the above. So it will have what? The local market. 74B. local market में बिकता है ना ये, right? Yes. अरे सर ये तो कितना आसान सा है ये। ओहो, डायग्राम देख के आपको चक्कर आ गई? नहीं सर, सॉल्व करेंगे? यस सर। at price P1, at price P1, the firm in figure would produce, the firm in figure would produce, okay, Q3। सिंपल सी बात है ना बाबू, Q3 बनाएगा। 75 का आंसर इज व्हाट? बी। फिगर देख के डरने का नहीं। रुको एक सेकेंड, रुको एक सेकेंड। P1 है, ये अपना MC है, 75 की बात हो रही है ना? हाँ, MR इज इक्वल टू AR। यहाँ पे वेट, प्रोड्यूस की बात पूछी है आपको, प्रोड्यूस। हम्म, यहाँ पे Q3 पे तो आते हैं अपन कि यार MR इज इक्वल टू MC, बट साथ ही साथ आपको AVC भी दिया है, वेर AVC इज ग्रेटर। हाँ, अंडरस्टूड। देखो यहां पे आप समझिएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट आप फोकस कीजिएगा, इमोशनल नहीं होना। जैसे मैं फटाफट घाई में बोल दिया, इक्विलिब्रियम पॉइंट इज क्वांटिटी 3, because here MR is equal to MC and MC curve
cuts MR curve from below. सो ये जो है ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, बट क्वेश्चन में प्रोड्यूस कितना प्रोड्यूस करेंगे ये पूछा है. सो प्रोडक्शन अपन करेंगे क्या, इसी पॉइंट पे आप देख रहे हो कि योर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज ग्रेटर देन योर एवरेज रेवेन्यू. सो वी विल ओवर हियर नॉट प्रोड्यूस इवन दो और इक्विलिब्रियम पॉइंट इज क्वांटिटी 3. आई बात समझ में? because here at quantity 3 ABC is greater than AR, so we will not produce zero output. आई बात समझ में? we will not produce zero output. घाई नहीं करने का, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने का. मैं मिस्टेक कर दिया, यही आपकी मिस्टेक हो सकती है. फॉर्म विल नॉट प्रोड्यूस पूछा है. लॉजिक क्लियर हुआ क्या आपका? चलो वेरी गुड. सेक्युलर पीरियड 76, ये ध्यान में रखना, नया टर्मिनोलॉजी आपके लिए. सेक्युलर पीरियड इज व्हाट, अ वेरी लॉन्ग पीरियड. ये ध्यान में रखना, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है. जैसे एक वो टाइम एलिमेंट अल्फ्रेड मार्शल का है, वैसे ही ये सेक्युलर पीरियड इज व्हाट वी से इज अ वेरी लॉन्ग पीरियड. 76, द आंसर इज व्हाट, सी, वेरी लॉन्ग पीरियड. चलो आगे बढ़ते हैं. स्टॉक एक्सचेंज मार्केट इज एन एग्जांपल ऑफ रेगुलेटेड मार्केट. बहुत सिंपल सी बात है. स्टॉक एक्सचेंज इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, रेगुलेटेड मार्केट, राइट? The market for ultimate consumers is known as, the market for ultimate consumer is known as what, a retail market. 78, very simple, बहुत ही आसान क्वेश्चन है एंड में. The condition of pure competition is large number of buyers and sellers, pre-entry and exit, homogeneous product both A and B. Large number of buyer and seller, homogeneous product, perfect knowledge about the product. क्या लगता है आपको? 79. So 79 का आंसर is what, ये, because this perfect knowledge about the product, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि प्रोडक्ट का नॉलेज परफेक्ट होना चाहिए आपको. So 79 is what, C. Pure oligopoly is based on, क्या बोलेंगे बच्चों, होमोजीनियस प्रोडक्ट. प्योर ओलिगोपोली इज बेस्ड ऑन विच प्रोडक्ट्स, होमोजीनियस प्रोडक्ट, बिना बिना कुछ डाउट के. एटीपी. 81, चलिए लास्ट 10 क्वेश्चंस बॉस, इजी है एकदम. 81, in oligopoly when the industry is dominated by one large firm which is considerable as a leader of the group, it is called as full oligopoly, collusive oligopoly, partial oligopoly और syndicated oligopoly. बताइए 81, it is called as what, direct concept से आता है, it is called as what, partial oligopoly. When the products are sold through centralized body, oligopoly is known as, क्या बोलेंगे इसको? 82 का आंसर is what, it is called as what, syndicated oligopoly, sold through a centralized body. When the monopolist divides the consumers into separate sub-markets and charges different prices in the different sub-markets, it is known as first degree price discrimination, second degree price discrimination, third degree price discrimination, none of the above. ओहो, क्या बोलेंगे इसको? बोलिए क्या बोलेंगे इसको? When the monopolist divides the consumers into separate sub-markets and charges the different prices in different sub-markets, first degree of price discrimination, ध्यान से सुनिएगा, 83, सेकेंड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, थर्ड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. बताइएगा. जो लोग इसका आंसर सी बोल रहे हैं, ये क्या क्या है ये, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री? बताइएगा. लॉजिक क्या है इसका भाई? थर्ड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कमन. अब जिन जिन बच्चों ने आंसर दे दिया है, अब मैं तो उनसे आंसर ही एक्सपेक्ट करूंगा. आप तो क्या सीधा भाई पीछे मॉड्यूल में देख के, आंसर की में देख के आप आपका आंसर आप देते जाते हो, ऐसा थोड़ी चलेगा बॉस. व्हाट इज दिस थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन? बताइएगा. बताओ.
आपको बोलना पड़ेगा, ऐसा ऐसा नहीं चलता है। डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है? ये थर्ड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। सब मेरे को पता है, सब आंसर की से फटाफट सब क्या कर रहे हैं, आंसर की में देख लिया और खत्म हो गया। एकदम आराम से ध्यान से मन लगा के समझो। फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ये थोड़ा आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, ये जो अपने मॉड्यूल में भी नहीं है, तो एकदम आराम से ध्यान से समझना। आप इसके ऊपर गूगल भी आप कर सकते हो, आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वो होता है जहां पे इन बिजनेस द कंज्यूमर इज द सेलर इज एबल टू एलिमिनेट ऑल द कंज्यूमर सरप्लस। बराबर के नहीं? वो क्या करता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में, जितना कंज्यूमर को सरप्लस मिलता है ना, फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज व्हाट, आप समझिएगा, जितना कंज्यूमर को सरप्लस मिलता है ना, वो क्या करता है, वो एग्जैक्टली उतना ही, मतलब अगर आप समझिएगा कंज्यूमर सरप्लस, कंज्यूमर इज एक्सपेक्टिंग 80, एक्सपेक्टेड प्राइस इज 80 एंड एक्चुअल प्राइस इज लेट अस से 60, तो वो क्या करता है, उसका सरप्लस 20 हो गया ना, कंज्यूमर सरप्लस, तो वो क्या कर देगा, अब एक्चुअल प्राइस वो 80 रख देगा, वो खलास, मतलब वो क्या करेगा, वो आपको कंज्यूमर सरप्लस गेन करने ही नहीं देगा। आई बात समझ में आपको? सो वैसा जो आप कंज्यूमर सरप्लस मिटाना चाहते हो, तो उस टाइप के प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को कहा जाता है फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। आई बात समझ में? सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज व्हाट, आप समझने की कोशिश कीजिए कि आप उसके अंदर क्वांटिटी डिस्काउंट देते हो, कंज्यूमर्स हु बाय इन बल्क उनको आप स्पेशल ऑफर्स देते हो, दैट इज द सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। मतलब जो होलसेल में बाय करना चाहता है, आप उसको सस्ते में देते हो। आप क्या करते हो, उसको सस्ते में देते हो। अगर आप सिंगल प्रोडक्ट्स बाय करते रहते हो ना, तो आपको नॉर्मल प्राइस लगेगा, बट आप जब बल्क में बाय करते हो तो आपको डिस्काउंट देंगे, क्वांटिटी डिस्काउंट्स देंगे, बराबर कंपनी प्राइस, बराबर होलसेल प्राइस। तो दैट टाइप ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज कॉल्ड एज सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। एंड थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज व्हाट, कंज्यूमर्स को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करना, और फिर उसके हिसाब से इलास्टिसिटी के बेसिस पे आपने क्या करना है, आपने प्राइसेस को चार्ज करना है अलग अलग मार्केट में। So that is what is the third degree of price discrimination, and therefore the answer over here is third degree price discrimination. भाई आप सिर्फ है ना पीछे आंसर की देख के आप सिर्फ किसी को इंप्रेस नहीं कर रहे, आप लोग, आप ध्यान दो पढ़ाई में, बराबर। सो अब 3 डिग्री के, अब बताओ मुझे, फर्स्ट डिग्री में क्या होता है, कंज्यूमर सरप्लस निकाल लेता है, सेकंड में क्वांटिटी डिस्काउंट्स देता है, एंड थर्ड में इलास्टिसिटी के बेसिस पे है। सो ये आपके 3 अलग अलग प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होते हैं। आई बात समझ में आपको? एनीवन एनी क्वेरी टिल हियर? सही है ना? सो यहां पे 84 में अब देखो, अंडर डैश द मोनोपोलिस्ट विल फिक्स अ प्राइस व्हिच विल टेक अवे एंटायर कंज्यूमर सरप्लस, सो दिस इज व्हाट वी से इज द फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। बोलना बेटा, क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर क्या हो जाएगा, अभी बी हो जाएगा। आई बात समझ में? सो आप लिखिएगा यहां पे, फर्स्ट में कंज्यूमर सरप्लस लेता है, सेकंड में क्वांटिटी डिस्काउंट्स वगैरह देता है, और थर्ड में इलास्टिसिटी के बेसिस पे होता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, फोकस कीजिएगा, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज रिलेटेड टू 85 टाइम्स साइज, इनकम, कुछ भी हो सकता है, एनी ऑफ द अबव। 86, the firm and industry are the one in the same, the firm and industry is the same in what, monopoly। 86 का आंसर is what, D। The demand curve of monopoly will be upward, downward, horizontal, downward sloping। 87 खत्म, B। If the average cost is higher than average revenue, if average cost is higher than average revenue, then the firm incurs, average cost is higher, तो बताइए क्या होगा, 88C, loss। Which of the following statement is correct, बताइएगा। 89,
Price rigidity is important feature. No. Selling costs are possible under any industry consists of many firms. ये तो एकदम ही सिंपल सी बात है भाई. Last question 90. Which of the following statement is correct? Under monopoly there is no difference between firm and industry. करेक्ट है ये तो. A monopolist may restrict the output and raise the price. करेक्ट है. Commodities offered for sale under perfect competition will be heterogeneous. Incorrect है. Incorrect है. 90 C. Done. So ये हो गए अपने चैप्टर नंबर 4 के सारे बच्चों MCQs. परफेक्ट है एकदम. बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे. मजा आया होगा आपको. राइट. That's it. Okay. So thank you very much guys. See you tomorrow. Bye bye. Take care. Love you. मतलब टुमारो मतलब अभी जो भी नेक्स्ट सेशन जब भी लूंगा मैं तो मैं आपको वैसे अपडेट करूंगा कि कब कौन सा सेशन में लूंगा करके. तो यहाँ पे अपने चैप्टर नंबर 4 के सारे 90 MCQs हो गए. आई होप आपको मजा आया होगा. राइट. जरूर ये वीडियो को आप शेयर कीजिएगा आपके दोस्तों के साथ. बाद में मैं आपको इसका ग्रुप पे भी लिंक भेज दूंगा तो आपके फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर देना उसको. राइट. ओके. थैंक यू वेरी मच गाइस. बाय बाय. टेक केयर.